ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डायग्राम हम लोगों ने मेटल्स को डिफाइन कर दिया था। अब बात करेंगे आज पहले हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की। देखो भाई, दो चीजें पढ़ी थी हमने, एक वैलेंस बैंड था, एक कंडक्शन बैंड था, और उन दोनों के बीच में क्या था? फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप। तो ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। ठीक है भाई। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो इंसुलेटर में होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ईजी जो है अराउंड जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। तो इतनी इतनी बड़ी, देखो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी अवेलेबल है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी अवेलेबल है। यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कौन से इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में आपके होंगे, राइट। यहाँ पे केवल वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे जो कहाँ पे है? बाउंडेड है एटम्स के साथ। सो बेसिकली अगर आपको उनको फ्री करना है तो उनको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कि प्रैक्टिकली टेम्परेचर या फिर फोटोन या फिर किसी भी हेल्प से, जैसे आप उसको गर्म करो या फिर आप उसमें फोटोन डालो, राइट। फोटोन भी एक अपनी एनर्जी दे देता है। बेसिकली फोटोन क्या करता है भाई, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वैलेंस बैंड में, एक फोटोन आएगा, इससे टकराएगा तो अपनी सारी की सारी एनर्जी इसको ट्रांसमिट कर देगा। अगर फोटोन की एनर्जी जो है इतनी हो कि ये कहां से जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। बट फोटोन की हेल्प से भी इट इज इम्पॉसिबल टू जनरेट, इट इज इम्पॉसिबल टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कि भाई फोटोन की हेल्प से भी ये सबसे बड़े मुश्किल काम हो जाता है कि इसको वैलेंस बैंड से कहां लेके चले जाए हम लोग? कंडक्शन बैंड में। वजह क्या है इसकी? क्योंकि इनका जो बैंड गैप होता है वो बहुत बड़ा होता है। सो अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर के अंदर जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना होता है? अराउंड वेरी हाई। greater than 5 electron volt. एनर्जी गैप जो है बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होगा, राइट। सो इसी Okay. वजह से ये बहुत हाई है। इसी वजह से इट इज नियरली, इट इज प्रैक्टिकली impossible for an electron in the valence band to jump the gap and reach the conduction band. राइट। एक और चीज का ध्यान रखना भाई, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एक और चीज होती है, जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अक्रॉस एक वेरी हाई वोल्टेज लगा दो, वेरी हाई वोल्टेज, तो वो जो बहुत हाई वोल्टेज होगी, वो वो वेरी हाई वोल्टेज क्या करेगी? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स लगाएगी, राइट। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देगी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसको बोला जाता है जनरली डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और इंसुलेटर ब्रेकडाउन, राइट। यस सर। Okay. तो बेसिकली जब आपका इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के अंदर भी ब्रेकडाउन हो जाता है, बट होगा कब? वो वेरी हाई वोल्टेज के ऊपर होगा, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, जब आपके इंसुलेटर में ब्रेकडाउन अकर करता है, राइट, तो उस टाइम पे वहां से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर जाता है। इट मीन्स आफ्टर ब्रेकडाउन जो आपका इंसुलेटर था वो क्या बन जाता है? एज ए कंडक्टर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। एक और चीज, इसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई इंसुलेटर का? डायमंड। डायमंड होता है इसका एग्जाम्पल। और वुड। Wood, paper,
Carbon. माइका, ग्लास, wood, वुड भी होता है और glass, rubber, ग्लास, रबर, माइका, Mica. ये सब। है ना। और क्या, कागज भी होता है इसका एग्जांपल। पेपर वगैरह। हाँ, Yes, sir. पेपर, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बाकी आपको पता ही है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम मेनली चलते हैं अपने सेमीकंडक्टर के अंदर। तो जब मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊंगा, मैं ये रूम टेम्परेचर पे बना रहा हूँ भाई, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, फिर से ध्यान रखना ये चीज। तो रूम टेम्परेचर पे हम एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहे हैं। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो बैंड गैप होता है Eg, वो अराउंड होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है भाई, यहाँ अभी बात करेंगे आगे चल के। दो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है यहाँ पे स्मॉल होता है, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, राइट। Yes, sir. Yes. जिसका ऑर्डर जो है वो कितने के अराउंड होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो ध्यान रखना, कई बार पूछता है ये। जनरली अगर मैं बात करता हूँ, देखो जब जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप की एट 0 केल्विन। द वैल्यू इज 0.782 इलेक्ट्रॉन, 782 EG0। EG0 का मतलब है 0 केल्विन पे, और जो आप बता रहे हो वो है 300 केल्विन पे वैल्यू। 300 केल्विन पे होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, रूम टेम्परेचर की बात जब करेंगे। ऐसे सिलिकॉन की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था भाई, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं Eg की वैल्यू क्या करते जाती है, डिक्रीज करते जाती है, एनर्जी बैंड गैप। सो रूम टेम्परेचर पे 0.72 हो गया। अगर सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप एट 0 केल्विन कितना होता है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड Eg एट 300, मतलब रूम टेम्परेचर पे कितनी वैल्यू होगी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये डेटा। ठीक है भाई, डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। Okay. सर आपसे एक चीज पूछनी थी, यहाँ पर ये जो गैप है वो कम क्यों हो रहा है, 0.782 से 0.72 क्यों? मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कल, Eg एट एनी टेम्परेचर क्या होता है, Eg0 माइनस बीटा टी। कल क्लास लगाई थी आपने? नहीं सर, ये पहली क्लास है। हाँ, कल नहीं क्लास लगाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ जी, टेम्परेचर का ऐसे ऐसे फंक्शन होता है। देखो ये Okay, sir. Eg0 है 0 केल्विन पे, वैल्यू Eg0। और एट एनी टेम्परेचर जब भी निकालोगे, तो देखो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो Eg0 से वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जा रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है। तो इट मींस राइट। Eg एनी टेम्परेचर जब निकालोगे तो वो कम होता जाता है। बीटा के बारे में क्या बताया था भाई यहाँ पे, ये क्या है, मटेरियल कांस्टेंट है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। राइट, हर एक कांस्टेंट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी यूनिट बताई थी मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन, राइट। और टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, ये टी क्या है, टेम्परेचर है, जिसको हमने किस में लिखा था, केल्विन के अंदर। ठीक है, Eg0 जो है वो क्या है, बेसिकली एनर्जी एनर्जी बैंड गैप एट 0 केल्विन। 0 केल्विन। ठीक है जी, सर और कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, देखो भाई ये जो बैंड गैप है, अब हमने क्या देख लिया, ये बैंड गैप जो है वो बहुत स्मॉल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर इसका बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि वो वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, राइट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा बड़ा गैप नहीं है,
ठीक है, ये स्मॉल गैप है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो कंडक्शन वैलेंस बैंड को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वैलेंस बैंड से निकले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए तो वो क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के अंदर एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, पर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते जितने किसके अंदर होते हैं, मेटल्स के अंदर होते हैं। ना ही इतने कम होते हैं जितने किसके अंदर होते हैं, इंसुलेटर के अंदर। तो बेसिकली इस एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे भी हम लोग डिसाइड करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था भाई, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो एनर्जी बैंड गैप कंडक्टर्स का कितना होता है। हाँ भाई, कंडक्टर का नेग्लिजिबल जीरो जीरो। हाँ, कंडक्टर के लिए ईजी की वैल्यू क्या बताई थी आपको, 0 बताई थी। 0 सर। हाँ जी, इंसुलेटर के लिए अभी आज कितनी डिस्कस की है, अराउंड 6 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 और eV, हाँ जी, और जब हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की तो कितने के अराउंड होते हैं, इसका 1 1 इलेक्ट्रॉन। electron volt। तो ये ध्यान रखना एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है भाई। यस सर। अब देखो जो जनरली सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो फॉर्म होती है, मैंने पहले भी आपको बता चुका इस चीज को। फर्स्ट फॉर्म होती है आपके पास एलिमेंट सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के अंदर अपने पास दो ही सेमीकंडक्टर आते हैं, कौन कौन से एलिमेंटल फॉर्म में अवेलेबल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जर्मेनियम। एक होते हैं अपने पास, ये फर्स्ट है। सेकंड अपने पास क्या होते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम नाइट्राइड, कैडमियम सल्फेट। कंपाउंड, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स आर गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम नाइट्रेट। ये हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के अंदर आते हैं। अब देखो, और एक एग्जांपल है इंडियम फॉस्फाइड। हाँ, इंडियम फॉस्फाइड भी होता है। बहुत सारे होते हैं ऐसे तो, मतलब जनरली जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं वो जनरली यही यूज करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट भी होता है जनरली, जो एलईडीज में यूज किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट, ये तीन से मिलकर बना होता है। तो ये सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है भाई, ये तो थी नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स की बात। अब हमें सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करना है, हमें सिलिकॉन और नॉर्मली जर्मेनियम को स्टडी करना है। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो इनको स्टडी करने के लिए पहले हम लोग लेते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर इंट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर है, ठीक है भाई। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर को। प्योर का मतलब है भाई अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की, तो इसी को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक सेकंड देना, मेरे को एक फोन आ रहा है, एक सेकंड बस।
Okay, let us discuss the ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है आपने इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्शन लिखा है। अरे यार सॉरी, सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो होता क्या है, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ये विदाउट प्योरेस्ट फॉर्म है सेमीकंडक्टर की जब हम बात कर रहे हैं। प्योरेस्ट फॉर्म में जब आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है तब उसकी बात करेंगे। अब एक बात बताओ, मेरे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? हाँ जी, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर होता है इसका 14, 14। अब एक अगर इसका एटॉमिक नंबर 14 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कितनी होती है? 2 8 4 4। तो जो भी हमारे पास जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। आप चाहे जर्मेनियम पे चले जाओ, चाहे आप किस पे आ जाओ, सिलिकॉन पे आ जाओ, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, ये मेरे पास सिलिकॉन है, ठीक है। तो सिलिकॉन का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में कितने एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, अब इस सिलिकॉन के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 14 14, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 14 है, राइट। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे कैसे वो डिवाइडेड है। तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो अपने यस सर पास कितने हैं? 14 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 ही क्या होंगे? प्रोटॉन, अगर एग्जामिनर कभी आपसे पूछ ले ये चीज। ठीक है, तो चलते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 40 प्रोटॉन्स होंगे। अब मेरा पहला ऑर्बिट होगा, इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक यहाँ पे घूम रहा होगा, चलो एक यहाँ पे घूम रहा है। इससे नेक्स्ट जो ऑर्बिट होगा और उससे आउटर जो ऑर्बिट होगा, तो इससे जो नेक्स्ट ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 1 2 8 3 4 5 6 7 और 8। इससे अगले वाले में केवल कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो हमने एक चीज देखी है कि कोई भी एटम है वो ट्राई करता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की। किसको अचीव करने का ट्राई करता है वो? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? इनर्ट गैस वो वाली गैस होती है जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। 8 यानी उसका जो आउटर मोस्ट सेल जो है वो फुल्ली फिल्ड हो। ठीक है, तो यही काम आपने बॉन्डिंग भी पढ़ी होगी कहीं पे, राइट। बॉन्डिंग बेसिकली क्यों करता है कोई भी एटम दूसरे के साथ बॉन्डिंग इसलिए करता है ताकि वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। तो यही सेम चीज यहाँ होती है। अब क्या होता है, जब ये सिलिकॉन फॉर्म हो रहा होता है तो ये एक सिलिकॉन एटम ये रखा हुआ है भाई, ये क्या देखता है कि यार मेरे आउटर मोस्ट सेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा सिलिकॉन एटम यहाँ पे रखा हुआ है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, मतलब पूरा अंदर उसके। यहाँ सिलिकॉन रखा हुआ है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। एक सिलिकॉन यहाँ है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और एक सिलिकॉन यहाँ है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, जो ये बीच वाला सिलिकॉन है, ये सारे सिलिकॉन करते हैं मतलब नियर बाई एटम के साथ, ऐसा नहीं कि यही करेगा एक। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि यार तेरे पास एक रखा हुआ, मेरे पास एक इस साइड में पड़ा हुआ है, तो चलो दोनों इसकी क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं आपस में और क्या बना देते हैं? एक कोवलेंट बॉन्ड। covalent bond. ठीक है भाई, तो कोवलेंट बॉन्ड कभी आपसे पूछ लिया जाए, इन छोटे छोटे नोट्स को ना लिखते रहा करो साथ साथ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया इसने अपना, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई बीच वाले के पास? अब 8 8। तो इसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। ऐसे ही ये क्या करेगा? अपने नियर बाई एटम्स के साथ शेयरिंग कर लेगा, ये भी अपने नियर बाई एटम्स के साथ शेयरिंग कर लेगा, ऐसे ये भी।
ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। तो Yes, sir. ये स्ट्रक्चर होता है इसका। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। ये स्ट्रक्चर होता है T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे। बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। है कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, तो 0 केल्विन पे ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अब हाँ भाई, 0 केल्विन पे क्या आपको कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसके अंदर? No, sir. हाँ जी, किसी को दिख रहा है इसके अंदर 0 केल्विन पे फ्री इलेक्ट्रॉन? नहीं। No, sir. तो जीरो केल्विन पे जो आपका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, 0 केल्विन पे, ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। 0 केल्विन पे जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है उसके के सारे इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बना के कहां पे पड़े होंगे? वैलेंस बैंड में। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 केल्विन में कंडक्शन बैंड में अवेलेबल नहीं होता। तो एट 0 केल्विन जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है वो किसकी तरह वर्क करेगा? Insulator की तरह। इंसुलेटर। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एट 0 केल्विन द इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज, किसकी तरह वर्क करता है? एज ए कंडक्टर, एज ए सेमीकंडक्टर और एज ए इंसुलेटर। तो किसकी तरह वर्क करता है ये भाई? एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। कोई डाउट इस चीज में किसी को? No, sir. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करना। अब आपने धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया और आप कहां पहुंच गए? आप धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करके 300 केल्विन पे पहुंच गए। मतलब अब आप रूम टेम्परेचर पे पहुंच गए हो। जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे पहुंचोगे तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो अपना कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकल गए। अपना कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक किया और कहां निकल गए? बाहर निकल गए। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, अपना कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक किया और बाहर निकला, तो बाहर निकलते ही अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा? ये एक होल छोड़ेगा। Whole. Whole. राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये बाहर निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? अब फ्री इलेक्ट्रॉन। Free electron. अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने पीछे होल छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो छोड़ के? Yes, sir. Yes, sir. भाई सिंपल सी बात है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन अपने पीछे एक होल छोड़ जाएगा। अगर मेरे 1000 इलेक्ट्रॉन निकले तो 1000 ही पीछे क्या छोड़ के जाएंगे? वो होल छोड़ के जाएंगे। हाँ जी, बात क्लियर हो रही है ये? इट Yes, मींस sir. इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? Whole. Whole. और इसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? एनआई, इंट्रेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया यहाँ से, कि जब हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल will always be equal and it is equals to the intrinsic carrier concentration Ni. Right? Note it down. I already discussed this thing with you, right? The concentration of free electron and holes will always be equal in an intrinsic semiconductor. राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। तो अगर हम वैलेंस, अगर बैंड डायग्राम की बात करते हैं तो 0 केल्विन पे बैंड डायग्राम क्या होगा भाई इसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का? ये T इक्वल्स टू 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अवेलेबल होंगे? वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होगा।
राइट। कंडक्शन बैंड में भी कुछ नहीं है। अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करके 300 कर दिया, तो 300 पे क्या हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करा, वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में, तो पीछे क्या छोड़ गया, वो होल छोड़ के जाएगा। होल तो होल कहाँ पे अवेलेबल होंगे भाई, वैलेंस बैंड। होल वैलेंस बैंड। तो होल्स जब भी कंडक्शन करते हैं तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी कंडक्शन करेंगे तो वो कहां से कंडक्शन करेंगे, कंडक्शन बैंड से। तो ध्यान रखना, होल कहाँ पे होते हैं, वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, कंडक्शन बैंड में। और ये भी कब होंगे, जब 300 केल्विन या फिर आप जो है 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। कोई डाउट है यहां तक तो पूछो जल्दी। नो सर। सर इसमें बैंड गैप क्लोज नहीं होता है टेम्परेचर से? हाँ, बैंड गैप तो थोड़ा थोड़ा पास आ जाएगा, इतना मैं कैसे प्रैक्टिकली यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको, ठीक है। वो आइडिया तो अपना रखो माइंड में ना, ठीक है भाई। देखो Ni की वैल्यू लिख लो, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन 2.5 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर जर्मेनियम। ये Ni की वैल्यू होती है फॉर जर्मेनियम। हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये 300 केल्विन पे वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ ये। तो ये है सिलिकॉन के लिए, ध्यान रखनी है वैल्यू, ठीक है भाई। चलो यहां तक क्लियर हो गया। यस सर। नेक्स्ट चीज लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ और डिस्कस करते हैं अब यहां से ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। जनरली कई बार एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं ऐसे, और कई बार ई से भी डिनोट करते हैं, राइट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, हाँ जी बोलिए। सर हम 300 केल्विन पे लिख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज अ कंडक्टर। नहीं, कंडक्टर नहीं होता, ठीक है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है रूम टेम्परेचर पे, बट यहाँ कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अवेलेबल देयर। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अब आपके पास बन गए, पर उतने नहीं है कि हम इसको कंडक्टर बोल दें, ठीक है। इसी वजह से दोनों अलग होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, ओ सॉरी सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो देखो जब फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा नाम, क्योंकि एग्जामिनर ना डिफरेंट डिफरेंट नाम से चीजें पूछता है, इसी को हम लोग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेगा, या फिर वो डायरेक्टली लिख देगा फील्ड इंटेंसिटी। या फिर दूसरा नाम इसको देता हुआ एज ए फील्ड ग्रेडियंट। या फिर जनरली नाम देगा फील्ड। तो ये भाई सब एक के ही नाम है, चाहे वो बोले फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड ग्रेडियंट, या फिर फील्ड बोले, तो सब एक ही चीज के नाम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है भाई, माइनस dv ओवर dx। यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट पर मीटर। अब होता क्या है बेसिकली, अगर आपने क्या किया, ये एक मैंने कैपेसिटर ले लिया, समझ रहे हैं भाई कुछ चीजें यहां से, ये मैंने बैटरी कनेक्ट की है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज नेगेटिव, इट मींस यहाँ पे पॉजिटिव आएगा
चार्ज और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेसिकली वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, राइट, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ डायरेक्टेड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, राइट डाउन दैट थिंग। और दूसरी चीज ये भी कह सकते हो भाई, जरूरी नहीं होगा कहीं पे बैटरी कनेक्टेड होगी, कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो जहां पे आपकी फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड होगी, राइट। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलो एक क्वेश्चन लिखो, कंसिडर ए यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर कैलकुलेट द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द बार। तो ये फिगर है भाई, इसके सेंटर पे निकालो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। पॉइंट 5 into 10 raised to minus 3. 0.5 इंटू 10⁻³ नहीं, गलत है भाई, चेक करो एक बार फिर से। वन इंटू 10 की -6। ये भी गलत है, अभी इसको दोबारा देख।
-1 into 10 to the power 3. माइनस माइनस क्यों होगा? One into 10 to the power 3. वन इंटू 10⁻⁴ 3. 3 गलत है, 3 भी। करवाऊं? नहीं सर, 1 into 10 to the power 2.5 into 10 to the power 2. ये भी गलत है। सर आप ही कराइए। हाँ मैं कराऊंगा ही। देखो एक चीज देखो, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेसिकली। जब भी आप देखो यहाँ पे dv/dx लिखा था हमने, dv/dx लिखा था यहाँ पे ना। dv/dx का क्या मीनिंग है? चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ से यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक, ऐसे समझो इसको। अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस ले लेता हूँ, इसको 0 वोल्ट ले लो, ठीक है भाई। तो यहाँ कितनी वोल्टेज होगी? 1 वोल्ट होगी कि नहीं होगी? मुझे ये बात बताओ। तभी तो 1 वोल्ट की बैटरी काम कर रही है। इधर 0 वोल्ट, इधर 1 वोल्ट, और कितनी डिस्टेंस पे चेंज हो रही है वोल्टेज? पहले 0 माइक्रो वोल्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो हमें पूछी नहीं है उसने, खाली मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, चेंज इन वोल्टेज। वोल्टेज जो है वो 1 से क्या हो रही है? 0। कितनी डिस्टेंस पे 1 से 0 हो रही है? जब आप 0 से कहाँ जा रहे हो? 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। हाँ जी भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर रिपीट करो। हाँ जी, सर ये भी तो रिपीट कह सकते, करो। रिपीट करता हूँ। देखो जब आप यहाँ से यहाँ x=0 से x=1 पे पहुंच रहे हो, तो वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है? वोल्टेज 1 वोल्ट से चेंज होके कितनी होगी? 0। तो जब चेंज इन वोल्टेज निकालोगे तो 1 - 0 आएगा। चेंज इन डिस्टेंस निकालोगे, डेल्टा एक्स निकालोगे, तो क्या आएगा? 0 - 1 माइक्रोमीटर आएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल सकते हैं? खाली मैग्नीट्यूड ले लो तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ऊपर 1 है, सॉरी, हम सेंटर पे नहीं देख रहे। बताता हूँ अभी, उसी पे आते हैं भाई। ये क्या हो गया? 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, चाहे आप सेंटर पे निकालो या कहीं भी निकालो, क्योंकि वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर रही है। देखो यहाँ 1 वोल्ट थी, यहाँ जाकर क्या होगी? 0 वोल्ट होगी। इट मीन्स सेंटर पर अगर वोल्टेज भी निकालोगे आप, तो सेंटर पे कितनी वोल्टेज रही होगी भाई आपके अकॉर्डिंग? 0.5 वोल्ट रही होगी। पॉइंट। तो वहां से निकाल लो, वो एक ही बात है। x=0.5 है, तो अगर मैं सेंटर पर वैसे जाना चाहता हूँ तो ऐसे लिख लो। हाँ भाई, 1 से लेके वोल्टेज कितनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? 1 - 0.5 वोल्टेज होगी, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 1 - 0.5। कितना हो जाएगा बताओ? इंटू 10⁻⁻⁶ हो गया, है ना? तो ई कितनी बन जाएगी? फिर से ऊपर 0.5, राइट। 10⁻⁻⁶, तो ये भी क्या आएगा? 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर आएगा। सेम ही रहेगा। ठीक है भाई। तो चाहे आप किसी भी पॉइंट पर निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? यहाँ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होगी। किसी और को डाउट हो तो पूछो, यहाँ पर कोई चीज नहीं समझ आई हो। सर आप प्लीज और एक बार रिपीट कर सकते हैं फुल क्वेश्चन? ये सॉल्यूशन एक बार फिर से रिपीट करूं? यस सर। कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ये ना आपके पास एक सेमीकंडक्टर की बार है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। उसने क्या बोला, ये तो पोजीशन दी है, ठीक है। आपने इसको 1 वोल्ट की बैटरी से एक बार कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ध्यान से समझना भाई सब लोग, जिसको नहीं समझ आ रहा।
ठीक, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ध्यान रखो कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। कि भाई अगर मैं मान लो 0 मीटर से यहाँ पे 0 माइक्रोमीटर थी डिस्टेंस, 0 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक जाता हूँ तो मेरी डिस्टेंस जो है वो 1 माइक्रोमीटर चेंज हो रही है, तो वोल्टेज में कितना चेंज आएगा ये दोनों चीजें मेजर करनी है। तो डेल्टा एक्स तो कितना हो गया, अगर आप इस फिगर से सामने देखो डेल्टा एक्स कितना हो गया, x2 माइनस x1 हो गया आपके पास, x2 1 माइक्रोमीटर है और x1 क्या है आपके पास 0, तो 1 माइक्रोमीटर हो गया। हाँ जी, डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्टेंस समझ में आ गया? जी जी सर, आ गया। है ना। अब दूसरी चीज समझो, अगर ये मेरे पास 1 वोल्ट की बैटरी है और ये वाला टर्मिनल में बैटरी का रेफरेंस के लिए ग्राउंड ले लेता हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, 0 वोल्ट होगी, क्योंकि मैंने क्या लिया हुआ है, ग्राउंड लिया हुआ है यहाँ पे। और इधर की तरफ कितनी वोल्टेज होगी बताओ मुझे, 1 वोल्ट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव 1 इधर से कनेक्ट है, 1 वोल्ट की बैटरी का, तो 1 वोल्ट होगी। हाँ जी, इसमें डाउट है क्या कि? नो नो सर, नो सर। है ना। अब मुझे बताओ चेंज इन वोल्टेज कितना होगा, डेल्टा वी 1 - 0 होगा, तो चेंज इन वोल्टेज कितना आ गया, 1 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स थी, तो डेल्टा वी क्या हो गया 1 एंड डेल्टा एक्स क्या होगा 1 × माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वोल्ट पर मीटर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बेसिकली यूनिफॉर्म होगी यहाँ से यहाँ, चाहे आप इसके सेंटर पे निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, सेम आएगी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो वैल्यू आंसर क्या हो गया 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं मोबिलिटी को। क्या होती है भाई मोबिलिटी, कोई बताएगा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वो तो चलो फॉर्मूला होगा, उसको तो साइड करो, पहले ये समझाओ मुझे होती क्या है ये। है ना, वो तो फॉर्मूला तो चलो आपने याद किया हुआ है, पहले ये बताओ मुझे होती क्या है ये। सर ये स्पीड होती है जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मूव करते हैं एक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अप्लाई करते हैं। ये स्पीड होती है, फिर उसको तो हम वीडी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं उसको, तो जो आप बोल रहे हो स्पीड का मतलब होता है कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सर ये होता है मोबिलिटी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी इजीली ये मूव कर पाएंगे एक मटेरियल में। इजीली मूव कर पाएंगे ये क्विकली Yes, क्विकली चार्ज कैरियर्स। क्विकली। देखो बेसिकली जब भी मोबिलिटी की बात करते हैं ना, मोबिलिटी का मतलब है हाउ इजीली आप उसके अंदर मूव कर पा रहे हो, और हाउ क्विकली, कितना इजीली और कितना फास्टली आप किसी भी मटेरियल के अंदर मूव कर पा रहे होगे, वो उसकी मोबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन मान लो आपके पास एक एटम यहाँ रखा हुआ है, एक एटम यहाँ रखा हुआ है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन आया, वो इजीली पास कर सकता है इन दोनों के बीच से, इजीली एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, राइट। अब मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इसी कंसेप्ट पे बेस होता है जब हम बात करते हैं कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। कल की क्लास में भी मैंने डिस्कशन किया था, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो मेटल्स के अंदर मोबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि एटम्स के जो वाइब्रेशन है वो बहुत बढ़ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अब उतनी फ्रीली वहां पे मूव नहीं कर सकता, इस वजह से उसकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, तो पहले डेफिनेशन लिख लो क्या होती है मोबिलिटी की।
Mobility of charge carrier is the ability mobility of charge carrier is the ability of the charge carrier to move from one place to another such that how fast the charge carrier can move from one place to another. एंड जो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फील्ड इंटेंसिटी। जो म्यू का फॉर्मूला होता है वो वीडी अपॉन पी होता है। सर ये चार्ज कैरियर्स हम किसको, इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे हैं क्या यहाँ पे? दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी, दोनों चार्ज होल्स कैरियर भी है। है, हाँ जी, ठीक है। दोनों की बात करें। देखो एक और चीज समझ रहे हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन तो बता दिया भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। होल जो है वो कैसे कंडक्ट करता है, होल कैसे कंडक्ट करता है, इसके बारे में हमने मेन डिस्कशन करना है। होल कैसे कंडक्ट करता है? हाँ जी, यूनिट ऑफ मोबिलिटी। यूनिट ऑफ मोबिलिटी आप बताओ क्या होगी? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, है ना। जनरली हम लोग ये यूनिट यहाँ पे यूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारी डायमेंशन हम लोग सेंटीमीटर्स में लेते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट यूज करते हैं। अच्छा, मैं उस चीज पर आ रहा हूँ, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है होल कैसे कंडक्ट करता है। जब मैंने आपको बताया था ये सिलिकॉन एटम है ना भाई, एक सिलिकॉन एटम ये है, इन दोनों ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया यहाँ से, ऐसे ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन गया। देखो होल कैसे कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है भाई यहाँ से निकल गया, ठीक है, पीछे क्या छोड़ के चला गया, ये होल छोड़ गया, इलेक्ट्रॉन अपना फ्री हो गया जाने के लिए। बेसिकली होल कैसे मूव करता है, होल ऐसे मूव करता है भाई, जैसे सिलिकॉन है ना, यहाँ पे एक होल है, ठीक है, यहाँ पे था, तो ये सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है बेसिकली, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से था वो यहाँ से जंप करके इस होल में चला जाएगा। बात समझ में आई? मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस होल में चला जाएगा और इसके साथ रिकम्बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे होल जो था अब कहाँ पे पहुंच जाएगा, इससे अगले वाली पोजीशन पे पहुंच गया, यहाँ जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां गया।
पहले होल यहाँ था, अब जंप करके कहाँ चला गया, होल यहाँ चला गया। ऐसा ही सेम काम करेगा वो आगे इलेक्ट्रॉन से, अगले वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके यहाँ जाएगा और उसकी जगह पे क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। जो होल यहाँ पे था अभी वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो होल की मूवमेंट जो है वो डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती। होल की मूवमेंट जो है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्या है, होल इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है। हाँ जी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बात करूं, इलेक्ट्रॉन तो इजीली जा नहीं रहा है ना सर। भाई। इलेक्ट्रॉन को तो ऐसा नहीं है ना कि एक चीज वहां से उठेगी तब मेरे पास आएगी तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। यही वजह होती है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन मीन्स नेगेटिव चार्ज मीन्स रिमेंबर दैट इज इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये बात समझ में आई यस सर। यस सर। या रिपीट करूँ वापिस? रिपीट नो करो सर। सर। रिपीट कीजिए। रिपीट करता हूँ, देखो वापिस से देख लो। था क्या, ये तेरे पास आपके पास एक सेमीकंडक्टर है भाई, ठीक है। यहाँ पे एक होल था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो होल बच गया उसके पीछे, प्योर सेमीकंडक्टर है ये। अब आपके पास क्या है, एक ऐसा वही ले लो जो पीछे सेमीकंडक्टर की बाड़ लगाई थी। मैंने एक बैटरी लगा दी इसके प्रोसेस से, लगा दी बैटरी। तो बैटरी की वजह से क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एंटर कर रहे होंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहे होंगे। अब ये इधर से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इट मीन्स, या फिर ऐसे समझो यहाँ पे आपने क्या किया, एक बैटरी लगाई हुई है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इधर से इधर की तरफ, राइट। यहाँ पे क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे आ जाओ वापिस इस फिगर में। होता क्या है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो F इज टू क्यू टाइम्स ई होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, तो माइनस क्यू टाइम्स ई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो इट मीन्स जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा था इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में है भाई, यहाँ पे स्ट्रक्चर से देखो तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इट मीन्स इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। और जैसे ही इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देखा यार यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है दूसरी जगह, तो ये अपनी जगह छोड़ के जंप करके इस वाली जगह में आके बैठ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो वहां से आया था वो इस होल में आके रिकम्बाइंड हो गया। अब जैसे वो वहां से जंप करेगा, जैसे ही वहां से जंप किया भाई वो अपनी जगह क्या छोड़ देगा, फिर एक होल छोड़ देगा। हाँ भाई, ये इसने अपनी खाली जगह की तो इसकी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ गया तो उसके पीछे खाली रह जाएगी, खाली जगह तो होल बन गया। ऐसे ही सेम थिंग किसी एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ होगी जो आगे की तरफ पड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इस होल में आकर रिकम्बाइंड हो जाएगा, और जो होल की जो जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पहले था वहां पे क्या हो जाएगी, खाली जगह हो जाएगी। तो जो होल यहाँ पे अवेलेबल था आपके पास, वो होल मूव करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक हुई बात ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। सर ये पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में होगा कि डायरेक्शन लेस होगा, होल्स मूव करते ही रहेंगे थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर। पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना भाई, ये किधर जा रहे हैं ये बताओ मुझे, होल किस साइड मूव कर रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वोल्टेज ऐसे लगाई मैंने, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी का जिस साइड से कनेक्टेड है। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज कैरियर ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव की तरफ ट्रैक्ट हो रहा है ये। ठीक है, इसकी मूवमेंट हमेशा ऐसे होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन उधर से जंप करके इधर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में मूव करना, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होती है, पॉजिटिव ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, राइट। इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके इधर आएगा तो होल आगे की तरफ जाएगा। हाँ जी, और बताओ कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया? जब हाँ जी, इलेक्ट्रॉन बोलो। मूव करेगा जो वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी, उसी को होल बोलेंगे, या होल मतलब मूव करेगा इसकी जगह पर? उसी को ही होल बोलते हैं, उसी को ही होल बोलते हैं। बेसिकली होल नहीं मूव कर रहा है, बट वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही आके उसमें जा रहा है, तो होल वो आगे बन गया। ठीक है, होल कोई फिजिकली एग्जिस्टिंग कैरियर नहीं होता, मैं फिर से वही बता रहा हूँ। ये हमारे लिए केवल हम स्टडी के लिए पढ़ते हैं कि भाई वहां पे खाली जगह है जिसमें आगे से आके एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा तो होल आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो होल कोई भी फिजिकली एग्जिस्टिंग चार्ज कैरियर नहीं होता। इसी को हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, की खाली जगह है जो इलेक्ट्रॉन अपने पीछे छोड़ के चला गया, जिसको एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर हम लोग ट्रीट करके चलते हैं।
मूवमेंट यहाँ फिर से भी इलेक्ट्रॉन की ही मूवमेंट हो रही है, राइट। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल जो है वो वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करता है। नहीं बात समझ में आई अब? सर हाँ जी, आगे सर। हाँ जी, और बताओ किसी को कोई डाउट हो? तो यहाँ तक समझ में आ गया कैसे मूवमेंट ऑफ होल्स होगी किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर? यस सर, आ गए सर। ठीक है। अब जब मूवमेंट ऑफ होल पता चल गई तो अब बताओ मूवमेंट ऑफ होल किसी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, और जो ये इलेक्ट्रॉन था ये तो अपने आप ही फ्रीली इधर से उधर जा सकता है। किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की या होल की? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की। Yeah, इलेक्ट्रॉन। that's why the mobility of the electron is higher than the mobility of holes. राइट। होल। बताओ कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। क्लियर? ओके। जनरली कई बार ना इसको इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को म्यू ई से भी डिनोट करता है वो, राइट, और होल की मोबिलिटी को वो म्यू पी से भी डिनोट करता है, म्यू पी। म्यू एन और म्यू एच से भी डिनोट करता है वो, तो डिपेंड करता है किससे वो नोटेशन यूज कर रहा है। तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं वो लिख लो यहाँ पे। अगर मैं मोबिलिटी की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जर्मेनियम के अंदर ये होती है, एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं भाई हम, 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। सिलिकॉन की मोबिलिटी की बात करें होती है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। बहनों। होल्स की मोबिलिटी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और ऐसे ही आपके पास 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड किसकी मोबिलिटी होती है, सिलिकॉन में। तो ये टेबल बना लो, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता डायरेक्टली। यहाँ तक कि गेट वालों ने भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोबिलिटी ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। और अगर आप म्यू एन अपॉन म्यू पी का रेशियो निकालोगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोबिलिटी ऑफ होल, दैट इज 2.1 इनसाइड द जर्मेनियम, एंड म्यू एन अपॉन म्यू पी जो है इसकी वैल्यू होगी 2.64 सिलिकॉन। सर ये जो आपने यहाँ पे लिखा है UN बाई UP ये क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल। रेशो। ये रेशियो लिखा नीचे, किनका रेशियो कितना होगा सिलिकॉन में और जर्मेनियम में। ठीक है भाई, म्यू एन है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू पी है मोबिलिटी ऑफ होल। हो गया? यस सर। ये नोट लिख लो एक बना के, जो मैंने भी समझाया पूरा डिटेल में मोबिलिटी के रिगार्डिंग। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू एन is always greater than whole mobility mu p, and therefore the electron can travel faster and also contribute
more current when compared to the holes. सर ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन. कौन सी बाउंडेड वाली? सर ये होल्स मोबिलिटी of bounded electron and bounded and free electron. Free electron will contribute more towards the current, and bounded electron, though bounded, but will also contribute a little bit towards the current. बट वो क्या है जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जिनको आप बोल रहे हो ना, वो बेसिकली होल्स हैं. देखो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का मतलब सर तो ये है होल्स तो कोई चीज ही नहीं ना. होल्स तो हम मान के चल रहे हैं कि वहां जगह खाली. जगह खाली है ना, तो वो जगह ही तो आगे मूव कर रही है. देखो ये फिजिकली, अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स सारी अजम्पशंस के बेस पे चलती है. ठीक है, आपने कभी इलेक्ट्रॉन को देखा है? किसी ने नहीं देखा आज तक इलेक्ट्रॉन, तो सारा जम्पशंस है यहाँ पे. तो हम लोग क्या जम्पशन ले लेते हैं कि यार ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हट गया, तो इलेक्ट्रॉन हट के अपनी जगह ना एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर छोड़ गया, जिसका हमने नाम दे दिया होल्स. अब वो होल कैसे मूवमेंट करता है, ये प्रैक्टिकल केस में मैंने समझाया है आगे की तरफ कैसे चलता है वो मतलब हम लोग जब इसको स्टडी करेंगे तो हम अब उसको चार्ज कैरियर लेके चलेंगे. ठीक है, तो जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन आगे से जंप करके उसमें आएगा. हाँ है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो जंप करके वहां आया, बट मूवमेंट किसकी हो रही है? वो होल्स की मूवमेंट हो रही है. तो अब हम उसको मूवमेंट ऑफ होल बोलेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन बोलेंगे. ठीक है, यस. और बताओ. यहाँ तक हो गया भाई? यहाँ तक समझ में आ गया? पूरा लिख लिया ना आपने? अब देखो जो ये मोबिलिटी है, सेमीकंडक्टर की जो मोबिलिटी है, सेमीकंडक्टर की मोबिलिटी जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? पहली चीज ये लिखो. इनसाइड द सेमीकंडक्टर मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डिपेंड्स ऑन. पहली चीज किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे. दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगी? डोपिंग कंसंट्रेशन पे. राइट, पहली किस पे डिपेंड करेगी? हाँ भाई, कंसंट्रेशन पे क्यों डिपेंड कर रही है? एंड टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड कर रही है? सर जैसे आपने पहले भी बताया था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो कम होती है कंडक्टर्स में. सेम यहाँ पे भी होगा. वो एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से, जिसको स्कैटरिंग इफेक्ट बोलते हैं हम लोग जनरली. ठीक है, Yes. टेम्परेचर में, हाँ टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे तो स्पेस कम मिलेगी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए. ठीक है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है. राइट, वेरी गुड. दूसरा बताओ, डोपिंग कंसंट्रेशन पे. डोपिंग पे भी डिपेंड करती है ये. अभी डोपिंग कंसंट्रेशन पे क्यों डिपेंड करेगी? सर बिकॉज वो इम्प्योरिटीज जो होंगे सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा मूवमेंट. ज्यादा मूवमेंट नहीं. देखो यार, जब आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो इम्प्योरिटी का मतलब क्या है? आप एक्स्ट्रा एटम और इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके अंदर. फिर से इम्प्योरिटी का मतलब ये है, मैं बाहर से और एटम उसमें डाल रहा हूँ अंदर, बाहर से और. पहले जगह थी, अब आपने उसमें कुछ और चीजें ठूस दी. आप एक कमरे में रह रहे हो, वहां पे पहले कुछ चीजें रखी हुई थी, आप उसमें और चीजें लेकर रख दो वहां पे, तो क्या जगह बचेगी आपके पास मूव करने के लिए उतनी ज्यादा? मोबिलिटी कम होगी सर. राइट. तो डोपिंग के साथ भी मोबिलिटी जो है वो इफेक्ट होती है, चेंज होती है, डिक्रीज करती है. क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, मुझे बताओ. यस सर. यस सर.
तो ये दो फैक्टर होते हैं जो मोबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर भी और डोपिंग कंसंट्रेशन भी। टेम्परेचर के साथ कैसे मोबिलिटी डिक्रीज करती है उसका ग्राफ मैं बना रहा हूँ, टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट आता है। Like this. So on this axis we have mobility, on this axis we have temperature. तो मोबिलिटी जो है वो टेम्परेचर की पावर माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एम जो है बेसिकली मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, इसको मटेरियल कांस्टेंट बोलते हैं। एम की वैल्यू जो है बेसिकली 2.5 होती है फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड 2.7 होती है फॉर होल्स। इनसाइड सिलिकॉन, राइट। एंड एम की वैल्यू जब हम बात करेंगे 1.66 होती है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड 2.33 होती है फॉर होल्स इन जर्मेनियम। तो ये एम क्या डिनोट करता है? मटेरियल कांस्टेंट भाई, देखो ना, मटेरियल सिलिकॉन के लिए एम की वैल्यू डिफरेंट है, जर्मेनियम के लिए डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट है, होल्स के लिए डिफरेंट है। तो हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, बट हर एक के लिए स्पेसिफिकली एम की वैल्यू डिफरेंट होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो इसको बोलते हैं मटेरियल कांस्टेंट। ठीक है भाई यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है। अगली चीज क्या होगी अगर हम बात करें मोबिलिटी विद इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी एटम के साथ मोबिलिटी कुछ ऐसे डिक्रीज करती है, म्यू एन एंड म्यू। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इनका कोई थ्योरेटिकल मीनिंग नहीं है, मतलब थ्योरेटिकल कोई वो नहीं कह सकते, डेरिवेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा ऐसा कुछ फॉलो करते हुए जाती है। ठीक है, बट करेगी डिक्रीज, वो मैंने बता दिया क्यों डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक होता है मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बनाएंगे तो इस एक्सिस पे आपकी मोबिलिटी है, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिर से फर्दर मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और इसमें कई बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है कई बार इस डायरेक्ट ग्राफ से। देखो शुरू में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब क्या रहती है शुरू में कांस्टेंट रहती है। कब तक? अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्मॉल है, मतलब 10⁻³ तक है। यूनिट ले लेना, वोल्ट पर सेंटीमीटर में ले रहे हैं हम यहाँ, यूनिट मीटर में नहीं है, वोल्ट्स पर सेंटीमीटर में है भाई ये। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिक्रीज करती है एंड क्या फॉलो करती है, म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये वैल्यू 10⁻⁴ पे पहुंच जाती है, 10⁻⁴ के बाद ये जो है म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है 1/e के। राइट, एक्सपेरिमेंटली हम लोग 10⁻⁷ तक ही अब तक चेक किया है। तो ये एग्जैक्ट ग्राफ होता है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी मोबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड पे कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मेरे को पूछो, कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आई हो आज का पूरा जो डिस्कशन किया हमने इसमें।
क्लियर है सबको सारी चीजें? सर वो जो आपने टेम्परेचर का ये बताया मोबिलिटी हाँ चार्ज के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर वाला जो है ये वो एक बार रिपीट कीजिए। कि मोबिलिटी टेम्परेचर के साथ जी। कैसे डिक्रीज करती है? जी। वहां पे क्या होता है यार, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर का मतलब क्या है, आप ऐसा समझो कि आप खड़े हो अभी, है ना, आपको एक तवे पे बिठा दूं मैं, गर्म तवे पे, तो क्या करोगे आप? कूदना स्टार्ट करोगे वहां पे, या बैठ जाओगे, सेटल हो जाओगे? एक बात बताओ, आप कूदोगे ना, जंप करोगे ना भाई वहां से एकदम से। तो यही सेम काम एटम के साथ होता है, कि जैसे ही आपका एटम है, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, जो कि वो एटम जो है वो हॉट तवे पे बैठा हुआ, गर्म तवे पे या गर्म प्लेट पे बैठा हुआ है, वो क्या करेगा बताओ? वो जंप करना स्टार्ट करेगा इधर उधर, तो वाइब्रेशन करता है एटम। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाइब्रेशन करता है एटम, ठीक है? वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेशन करता है, ऐसे इधर इधर ऐसे मूव करता रहता, मूव करता। ऐसे ही दूसरा एटम रखा होगा, वो भी मूव करेगा। अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो एटम का वाइब्रेशन उतना ही बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो खाली जगह थी वो क्या होते जाएगी, या चार्ज कैरियर के लिए खाली जगह थी वो कम हो जाएगी। इसीलिए टेम्परेचर के साथ मोबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। आगे समझ में कि नहीं आया बता? हाँ जी भाई। जी सर, हो गया क्लियर। हाँ, बाकी और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। तो सर इन जनरल इलेक्ट्रिक ये मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्स रिलेशन होता है क्या डायरेक्टली? नहीं, नॉर्मली कांस्टेंट लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है? जब हम स्टडी करते हैं, वो जो नॉर्मली हम लोग मतलब 10⁻³ तक ही स्टडी करते हैं, यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में मोबिलिटी कांस्टेंट होती है, ठीक हाँ है? जी सर। वो तो सर रेंज कोई वाइज रेंज डेरिवेशन है क्या जिसमें जैसे कोई, नहीं। जैसे कि हम डिराइव करते हैं ना, कोई रिलेशन होता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं मैं सर? मैं पहले ही बता चुका कि ये जो है ना, जो चीजें मोबिलिटी की है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ये सारी एक्सपेरिमेंटल है, इनका कोई भी डेरिवेशन नहीं है, ठीक है? सारा अच्छा। एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये, ठीक। ओके ओके सर, आगे जाके ये इनवर्सली हो रही है ना, इसलिए पूछ रहा था मैं। और ये यहाँ पे जाके हो रही है हायर स्टेट, उस पे हायर पे, बट बीच में तो वन हाँ जी अपॉन अंडर रूट ई भी है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये स्पेसिफिकली नहीं कि 1/e के साथ ही जाएगी। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जिसको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। कोई डेरिवेशन होता तो फिर मैं जरूर कराता आपको, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। और कोई डाउट? सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर ये रिकॉर्डिंग शाम तक मिल जाएगी सर क्या? शाम तक तो यार, क्योंकि वो हमारी जो टेक्निकल टीम है ना, वो छुट्टी करके चली जाती है इस टाइम के बाद ना, वही अपलोड करते हैं ना अरे, टेक्निकल टीम वाले। वो कल मॉर्निंग में ही अपलोड करते हैं, फिर जाके 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है ना फिर, वो दिक्कत है। ठीक और ठीक। कोई डाउट? नहीं सर, थैंक यू। वेलकम। चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके सर सर। हमारा सिलेबस कब तक कवर हो जाएगा? अभी तो फॉर्म नहीं निकले, करेंगे ट्राई 2 महीने में, 2 महीने तक, 2 ढाई महीने तक कवर हो जाएगा सारा। कोशिश तो सर आप यही हमें है। एडीसी पढ़ाएंगे बस? ईडीसी एनालॉग पूरा है, ये मैं पूरा पार्ट कवर करूंगा। देखते हैं बाकी सब्जेक्ट पे अगर कोई मिलेगा तो मैं वो भी उठाऊंगा, ठीक है? वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, कैसा रहता है कैसा नहीं। बट हाँ, ये है ईडीसी एनालॉग, ये पूरा पार्ट मैं ही कवर करूंगा। सर ठीक है नोट्स सर। साथ में मिलेंगे सर? हाँ जी, ये नोट्स तो हाँ मिलेंगे आपको। ये ना, आपने ज्वाइन किया हुआ है अब? जी सर। हाँ, तो वो ना वहाँ पे जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हैं, वहीं पे साइड पर नोट्स भी डले हुए हैं, सारे अपलोड हो जाते हैं डेली के डेली, ठीक। वहीं से डाउनलोड कर लेना। ओके सर। पैनल पे ही होता है सारी डिटेल। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर कल मैंने क्लास नहीं लिया था, जो आपने वो मेटल कंडक्टर बोला था ना सर, हाँ जी हाँ उसमें जी पॉइंट आपने बोला था, फॉर मेटल्स द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप्स ईच अदर्स हाँ जी एंड द ओवरलैपिंग इंक्रीज विद टेम्परेचर। हाँ जी। बट सर इधर तो हमने ये पढ़ा ना सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं पढ़ा हमने, क्या पढ़ा है? जो बैंड गैप था ना, ईजी, ईजी इज इक्वल्स टू ईजी एट एनी टेम्परेचर, क्या था? ईजी नॉट माइनस बीटा टी था।
हाँ पढ़ा सर ये? वही। हाँ चलो मैं बताता हूँ एक बार फिर से शेयरिंग करके, 1 मिनट रुको। देखो यहाँ पे ना क्या था, बेसिकली होता क्या है कि जो मेटल्स होते हैं ना भाई, मेटल्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है वो 0 केल्विन पे आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ऐसे ओवरलैप नहीं करते 0 केल्विन पे। तो जब हम ईजी नोट की बात करते हैं तो ईजी नोट जो है वो 0 होता है यहाँ पे, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब गैप कुछ नहीं है। अब मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि ईजी एट एनी टेम्परेचर किसके इक्वल होता है आपके पास, ईजी नोट माइनस बीटा टी। हाँ तो ये तो 0 हो गया आपके लिए। तो माइनस बीटा टी का मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग अब स्टार्ट करेगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, गैप जो है वो नेगेटिव में बढ़ेगा। समझ में आ गई बात की नहीं है? ओके। तो हाँ हाँ ठीक है ठीक ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट। है। ओके। और कोई डाउट? सर वो टाइमिंग का हुआ है अभी सर हम लोग को अभी कुछ ग्रुप में हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ कोई स्टूडेंट था सर, हम हॉस्टल में रहते हैं ना, हमें थोड़ा इफ्तियारी का इशू आता है कि हमें इफ्तियारी खुद प्रिपेयर करना, नॉट कि देखो मिलती। हाँ मैं समझता हूँ आपकी बात, नहीं इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, जैसे जी मैं सर। 6-5 तक तो ले लिया करूंगा क्लास रेगुलर, उसके जी बाद ना मैं थोड़े क्वेश्चंस करा दिया करूंगा, तो उसकी मैं आप रिकॉर्डिंग देख लो तो ज्यादा बेटर रह जाएगा एक क्वेश्चंस जी की, जी है ना? हाँ सर वो बेटर है। हाँ सर वो हाँ मैं ठीक। कर दिया करूंगा 6-5 6-10 तक क्लास रख के, बाकी बाद में मैं क्वेश्चंस का ट्राई, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा क्वेश्चन इतने बन नहीं पा रहे ना, तो फिर जी मैं सर एक आधी क्लास के बाद फिर मैं एडजस्टमेंट वैसे कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? सर ठीक है सर सर ठीक। सिक्स सर इस वाले फॉर्मूला में Eg इज इक्वल टू Eg नॉट माइनस बीटा टी में बीटा इज मटेरियल कांस्टेंट, हाँ जी और यहाँ पे भी जो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर माइनस एम, इसमें भी m इज मटेरियल कांस्टेंट। हाँ। तो ये सर एक ही चीज है कि नहीं दोनों डिफरेंट है, दोनों की यूनिट भी अलग है ना भाई। इसकी यूनिट क्या थी बीटा की, हाँ, बीटा बताया था ना, यूनिट बताई थी मैंने बीटा की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। पर केल्विन। और ये जो है ये m है जो है ये क्या होता है, यूनिटलेस। ओके सर। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। और कोई डाउट? ठीक है फिर कल मिलते हैं, ठीक है जी। ओके सर, बस ठीक है।